तो कहानी की शुरुआत में हम रात के समय कार को देख पाते हैं, जिसके अंदर बैठा एक आदमी एक सुनसान रोड से गुजरते समय एक दूसरी कार को नोटिस करता है, जिसका एक पेड़ से टकराने की वजह से काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था। अब उस ड्राइवर की डेड बॉडी विंडशील्ड के टूटे हुए टुकड़ों के साथ कार के बोनेट पर पड़ी हुई थी, जो कि हादसे के इम्पैक्ट की वजह से हुआ होगा। अब उस गाड़ी में अभी भी एक लेडी और उसका बच्चा बैठा होता है, जो कि खुद भी काफी घायल हालत में थे, और उस औरत के फेस पर चोट के गहरे निशान होते हैं। वो बाहर आकर बताती है कि पीटर और होस्ट एक्सीडेंट में नहीं बच पाए, लेकिन वो वहीं पर है। उस आदमी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आता, इस पर वो लेडी उसको बस पास में ही खड़े हुए एक स्विच्ड ऑफ हालत में रोबोट की तरफ इशारा करती है। अब यहाँ से सीधा हम एक परिवार को देखते हैं, जो कि अपने घर को खाली करके एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। इस परिवार के अंदर एक कपल और उनके 2 बच्चे होते हैं। कपल का नाम समायरा यानी कि सैम और डेविड था। इनके बच्चों के नाम थे जूनो और फिन। उनका घर असल में शहर से थोड़ा सा दूर एक जंगल टाइप एरिया में होता है, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये घर काफी सुंदर था। अब जूनो को अभी घर के बाहर अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि अब उसको नए स्कूल में जाना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तब फिन उससे थोड़ा सा मजाक करके उसका मूड लाइट अप करता है और जूनो घर के अंदर चली जाती है। अब इस घर के अंदर एक काफी अजीब बात ये होती है कि घर के अंदर हर जगह इवन बाथरूम तक में टीवी स्क्रीन लगी हुई थी। कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर उस टीवी की नजर ना जा सकती हो, और वहाँ के किचन में एक लैंडलाइन फोन भी होता है, जिसकी वायर कटी हुई थी। अब जूनो तब ऊपर जाती है जहाँ पर फिन और सैम थे, और तब सैम से उन टीवी के बारे में बात करने पर जूनो और फिन को ये पता चलता है कि उनका घर असल में एक स्मार्ट होम है, जिसके पास उसका खुद का दिमाग है और वो उनकी हर काम में हेल्प कर सकता है। अब ये सब सुनने के बाद में फिन जल्दी से ये चाहता था कि वो फटाफट उस घर के एआई को चालू करे, लेकिन सैम को ये बात पता नहीं थी कि ये कैसे करना है। उसे तो उल्टा डर लग रहा होता है, क्योंकि घर काफी ज्यादा पुराना था और काफी सालों से वहाँ पर कोई रह भी नहीं रहा था। लेकिन फिन उसको टेंशन ना लेने के लिए कहकर बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े सर्वर्स रखे हुए थे, जिनको फिन जो होता है वो एक लीवर को ऊपर करके चालू कर देता है। जिसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर डेविड, सैम और जूनो घर को देख रहे होते हैं। उस घर में एक स्विमिंग पूल भी होता है, जिससे जूनो काफी ज्यादा खुश थी। अब वहाँ पर एक बड़े से रूम में जाने पर फिन ये सोचता है कि वो उसको प्रैक्टिस स्टूडियो बनाएगा, लेकिन ये रूम सैम खुद के लिए लेना चाहती थी, ताकि वो अपना स्कल्पचर आर्टिस्ट वाला काम कर सके। अब उसी समय उन दोनों की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि उन लोगों के साथ कुछ ही समय पहले कुछ बहुत ही बुरा हुआ था, और उससे ही हील करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। फिन को खुद भी वहाँ पर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो जहाँ पर पहले रहा करते थे वहाँ पर उसका एक खुद का बैंड हुआ करता था, क्योंकि वो आगे चलकर एक सिंगर बनना चाहता था। लेकिन अब यहाँ आ जाने की वजह से उसे अपने बैंड का साथ छोड़ना पड़ा। तब सैम उसको समझाती है कि वो यहाँ के नए स्कूल में भी काफी दोस्त बना लेगा और जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी फिन की नजर उसी रूम में रखे हुए एक रोबोट पर पड़ती है, जिसकी वायर्स टूटी हुई थी। उसको देखकर फिन तुरंत ही उसे जूनो के साथ सही करने में लग जाता है। और अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो ये रोबोट वही था जिसको हमने कहानी की शुरुआत में एक्सीडेंट साइट पर देखा था। खैर अब शाम तक उसने रोबोट की सारी वायर्स को जोड़ दिया था। अब रात में डेविड और सैम जूनो और फिन को गुड नाइट बोलकर खुद भी सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सोने से पहले सैम एक फोटो को देखकर रोने लगती है, जिसके अंदर वो अपनी बहन कैथी के साथ थी। अब बात करें कैथी की क्या कहानी थी, तो असल में सैम के पुराने घर के अंदर उसने किचन में ही खुद को खत्म कर लिया था, जिससे ही सैम काफी परेशान रहा करती। अब जूनो, फिन और डेविड भी इससे काफी ज्यादा परेशान होते हैं, और यही रीजन भी था कि वो लोग उस घर और शहर को छोड़कर यहाँ पर रहने आए थे। एनीवेज अब जब रात में सभी सो रहे होते हैं, तब हम फिन के रूम में रखे हुए रोबोट के अंदर कुछ हरकत होते हुए नोटिस कर पाते हैं। इसके तुरंत ही बाद उसके फेस पर लगी हुई स्क्रीन पर एक लेडी का चेहरा आने लग गया था। इवन घर के अंदर लगे हुए हर एक टीवी स्क्रीन पर उसी लेडी का चेहरा दिखाई दे रहा था। तब वो औरत रोबोट की बॉडी में फिन के रूम से बाहर निकलती है, और हम समझ पाते हैं कि वही उस घर की एआई रोबोट है, क्योंकि वो बहुत ही आराम से दरवाजों को बिना छुए ही उनको खोल पा रही थी, बंद कर पा रही थी। साथ ही साथ वो लाइट्स के साथ साथ बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भी कंट्रोल कर सकती थी। तरफ वो रोबोट पहले तो पूरे घर को ध्यान से देखती है, और जब उसको स्विमिंग पूल के पास एक चूहा दिखाई देता है तो वो तुरंत ही उसको बुरी तरह से कुचल कर जान से मार देती है। यानी कि यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये काफी क्रीपी है। जिसके बाद में वो काफी भयानक तरह से स्माइल करते हुए सीधा जूनो के रूम में चली जाती है, जिसके अगले ही पल जूनो जोर से चिल्लाती है और सब भागकर उसके रूम में पहुंच जाते हैं। तब वो सब वहाँ पर उस रोबोट को देखते हैं, जो कि अपना नाम कैसेंड्रा बताती है, और यही इस सीरीज का नाम भी है, जिसको देखकर फिन काफी ज्यादा खुश था। वो तो स्टार्टिंग से ही चाहता था कि इस घर की एआई ठीक हो जाए। खैर कैसेंड्रा के हिसाब से वो जूनो को डराना नहीं चाहती थी, वो तो बस उसको देखने के लिए आई थी। जिसके बाद कैसेंड्रा सबको हॉल में ले जाकर खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो घर के हर एक काम को कर सकती है, जैसे कि घर को साफ रखना, खाना बनाना, बाकी सारे काम।
इनफैक्ट इसके बाद उनको थोड़ा बहुत हंसाती भी है। इसके बाद सभी सोने के लिए चले गए थे। अब जूनो अभी भी सैम के साथ सो रही होती है और तब कैसेंड्रा खुद ही लाइट्स को बंद कर देती है। इसको देखकर सैम को काफी अच्छा लगा था। इसके बाद सुबह होते ही कैसेंड्रा सबको गाना बजाकर उठाती है, जो कि सबको सच में काफी पसंद आता है। अब उसी समय हम बाहर जूनो को देख पाते हैं, जो कि पिछली रात मारे गए रैट को कैसेंड्रा के साथ उनके ही गार्डन में दफनाने के लिए आई थी। कैसेंड्रा तब जूनो के सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि उसको भी रैट के मौत के बारे में कुछ नहीं पता, व्हिच मींस कि कैसेंड्रा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा शातिर है। एक ऐसी एआई है जिसके पास में काफी भयानक वाली थिंकिंग एबिलिटीज है। साथ ही साथ वो चीजों को हायर भी कर सकती है, बिल्कुल एक इंसान जैसे। एंड आई बिलीव कि यही इस एआई को काफी ज्यादा डेंजरस बनाता है। तभी कैसेंड्रा से बात करते हुए जूनो उसको कैथी की मौत के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि वो पहले से ही बीमार थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। एनीवेज तभी हम देखते हैं कि डेविड और सैम भी जूनो और कैसेंड्रा को घर से देख रहे होते हैं। उस समय तब कैसेंड्रा ने सबके लिए खाना भी गर्म कर दिया था। इसको देखकर फिन को और ज्यादा अच्छा लगता है। अब तब जूनो ने भी उस जोए को बैरी करके उसकी ग्रेवयार्ड के रूप में उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया था और वो घर के अंदर वापस आ जाती है। आज जूनो के स्कूल का फर्स्ट डे भी होता है, लेकिन जूनो को स्कूल में जाना अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसके अभी वहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं थे, इसलिए वो कैसेंड्रा के साथ ही घर पर रहना चाहती थी। इस पर सैम उसको समझाती है कि स्कूल जाने पर ही वो नए दोस्त बना पाएगी और यहाँ पर ऐसे रहने से कोई फायदा नहीं है। इवन तब तक खुद कैसेंड्रा भी जूनो को स्कूल भेजने के लिए समझाने लग जाती है। अब आगे इन बच्चों का पिता डेविड जूनो को स्कूल और फिन को उसके नए कॉलेज में छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसी समय कैसेंड्रा सैम के पीछे खड़ी होकर अपनी गर्दन को लंबा करके बच्चों को जाते हुए ऐसे देख रही होती है जैसे कि वही उसके बच्चे हो। सैम को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो उस पर अभी इतना ध्यान नहीं देती। अब दूसरी तरफ जब डेविड जो होता है वो अपनी कार को लेकर पास के ही रोड से गुजरता है, तो एज अ व्यूअर हम नोटिस कर पाते हैं कि पेड़ के पास 2 ग्रेव्स बनी हुई थी, जो कि पक्का पीटर और हॉस्ट की ही होंगी, क्योंकि एक्सीडेंट स्पॉट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था। और ये जो दोनों ही नाम है वो हमने शुरुआत में सुन रखे थे उस लेडी के मुंह से। करागे फिन अपनी न्यू क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी टीचर उसको उसकी क्लास से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है कि तभी क्लास के अंदर स्टीव नाम का एक लड़का आता है, जो कि हमेशा लेट होकर अजीबोगरीब बहाने बनाता था और पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। लेकिन फिन तब उससे अच्छे से बात करता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। वही सैम घर में आराम से स्विमिंग करके बाहर आती है। खैर तभी हम कैसेंड्रा को देखते हैं, जो कि गार्डन में घास को काटने चली गई थी और उसकी बॉडी में ही घास वाली कटिंग टूल भी लगा हुआ था। खैर उसी समय हम देखते हैं कि कैसेंड्रा टीवी से सैम से बात कर रही होती है, पर जब उसका रोबोटिक वर्जन ग्रास काट रहा होता है तो ग्रास कटिंग टूल का ब्लेड उस रैट की ग्रेव पर रखे हुए पत्थर पर लगने से पत्थर उड़ता हुआ घर में जाकर सैम के लग जाता है। कैसेंड्रा जब एम्बुलेंस को कॉल करने लग गई थी, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि उसको इतनी ज्यादा भी चोट नहीं आई थी। लेकिन सैम को ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि कैसेंड्रा ने उस पत्थर पर ध्यान क्यों नहीं दिया और उसको ग्रास कटिंग की कमांड किसने दी, क्योंकि रोबोट का मतलब ही यही होता है कि आप उसको कोई कमांड दोगे तब वो उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर कैसेंड्रा हर चीज अपने हिसाब से कर रही थी। माना कि एआई है, लेकिन फिर भी उसे इंसानों की सुननी चाहिए। एनीवेज यहाँ पर लगातार रेड फ्लैग्स आते जा रहे थे। फिर आगे सैम जब डेविड के साथ जूनो के स्कूल में उसकी टीचर से मीटिंग करने के लिए जा रही होती है, तो वो डेविड को इस बारे में बताती है, लेकिन डेविड को इतना कुछ खास सस्पिशियस नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो सैम के कहने पर कैसेंड्रा के मामले में सेफ्टी बरतने के लिए मान जाता है। अब जूनो की स्कूल में पहुंचकर उसकी टीचर से बात करने पर उनको पता चलता है कि जूनो आज क्लास में शांति बैठी हुई थी, क्योंकि शायद उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा। इसलिए टीचर उसको म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवाने का सजेशन देती है ताकि जूनो सबके साथ इन्वॉल्व हो सके और उसकी दोस्त भी बन जाए। वही हम नोटिस करते हैं कि जब फिन होता है वो आज स्टीव को अपने साथ घर पर लेकर आया था। स्टीव उसके स्मार्ट होम को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब उसी समय वो कैसेंड्रा से सीरी और गूगल असिस्टेंट की तरह बात करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि गाना सुनाओ, लाइट चालू करो, फ्रिज खोलो वगैरह वगैरह। लेकिन कैसेंड्रा उसकी कोई भी बात नहीं मानती, क्योंकि स्टीव ने कोई भी बात रिस्पेक्टफुली नहीं बोली थी। लेकिन जैसे ही वो रिस्पेक्टफुली फ्रिज को खोलने के लिए कहता है तो कैसेंड्रा तुरंत ही फ्रिज को खोल देती है, जो कि काफी वियर्ड बात थी। रोबोट के पास इंसान जैसे इमोशंस होना काफी ज्यादा खतरनाक है, पर उसके अंदर में कॉकटेल्स नहीं होती, लेकिन स्टीव को कॉकटेल चाहिए थी। अब फिन के हिसाब से वैसे तो उनके घर में कॉकटेल नहीं थी, लेकिन कैसेंड्रा उन्हें बताती है कि एक जगह पर कॉकटेल्स हैं। अब तक डेविड और सैम भी घर में वापस आ जाते हैं। अब सैम जो होती है उसे जूनो को म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवाने में डर लग रहा होता है, क्योंकि वो जानती थी कि अभी जूनो के स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं है, और अगर ऐसे में स्कूल के सामने परफॉर्म करने पर अगर कोई जूनो को नेगेटिव कमेंट करता है तो जूनो काफी ज्यादा टूट जाएगी। अब डेविड वैसे तो चाहता था कि वो जूनो को म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवाए, लेकिन सैम इसके लिए मना कर देती है। खैर तभी हम नोटिस करते हैं कि कैसेंड्रा ये सारी चीजें टीवी के जरिए सुन रही होती है, और तब वो कुछ सोचते हुए जूनो के रूम में जाती है, जहाँ पर जूनो अपना होमवर्क कर रही थी। पर कैसेंड्रा तब जूनो को उसके साथ गाना गाने के लिए कहती है, जिस पर जूनो भी मान गई थी।
वही स्टीव और फिन कैसेंड्रा के कहने पर बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके अंदर कॉकटेल्स और साथ ही साथ खेलने के लिए गेम्स भी मौजूद थे, जिसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और उस रूम के अंदर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं अब तक जोनो का डांस करना और गाना भी खत्म हो चुका था, जिसके लिए कैसेंड्रा पहले तो उसको अप्रिशिएट करती है, मगर बाद में वो उसको बता देती है कि सैम नहीं चाहती कि जोनो म्यूजिक क्लास को ज्वाइन करे क्योंकि उसे जोनो का गाना सुनना पसंद नहीं है। मीन्स कैसेंड्रा ने सैम की बात का पूरा मतलब ही बदल दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बस जानबूझकर जोनो को सैम के खिलाफ भड़का रही थी। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले खाना खाते समय जोनो अपनी माँ सैम से म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने के बारे में बात करती है, लेकिन जैसे ही सैम उसके लिए मना करती है वैसे ही जोनो गुस्सा होकर अपने रूम में आ जाती है और उसे सच में सैम की बातें अच्छी नहीं लग रही होती। पर सैम तब उसके पास आती है और एक माँ को तो ऑलरेडी पता होता है कि उसके रोते हुए बच्चे को उसे कैसे मनाना है, और वैसे भी अभी सैम की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो बस जोनो की ही भलाई के लिए उसे म्यूजिक क्लास में नहीं जाने देना चाहती थी। तो वो बहुत प्यार से जोनो से बात करते हुए उसे मना लेती है, जिसके बाद जब वो अपने स्टूडियो वाले रूम की जगह को साफ कर रही होती है तब उसको वहाँ पर कुछ प्रोजेक्टर्स की टेप मिलती है जिनको वो वाइन पीते हुए हॉल में देखने लगती है। उसमें काफी सारी फोटोज थी जो कि शायद उस घर के प्रीवियस ओनर्स की होंगी। अब उन फोटोज में सबसे अजीब बात ये होती है कि उन फोटो के अंदर एक लेडी की फोटो भी होती है जो कि हूबहू कैसेंड्रा जैसी दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर सैम काफी शॉक हो जाती है और अब वो कैसेंड्रा से ये पूछने लगती है कि क्या वो एक असली इंसान थी और अगर हाँ तो पहले इस घर में कौन रहता था। लेकिन कैसेंड्रा सैम की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और बहुत ही ज्यादा ध्यान से कुछ सोचने लगती है, जिसके साथ ही अब कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर हम कैसेंड्रा को देख पाते हैं जो कि सच में अपने पति और अपने बेटे के साथ उस घर में खुशी से रहा करती थी, लेकिन उस समय वो घर एकदम नॉर्मल था। कह प्रेजेंट टाइम में जब कैसेंड्रा सैम की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती तो सैम प्रोजेक्टर को ऑफ करके अपने वाइन के ग्लास को उसके ही पास रख देती है और रूम में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही कैसेंड्रा ने प्रोजेक्टर को फिर से चालू कर दिया था और वो आवी की फोटोज को देखकर इमोशनल सा चेहरा बनाने लगती है। पर तभी अचानक से उसके सामने एक फोटो आ जाती है जिसके अंदर वो, उसका हस्बैंड होस्ट और साथ ही साथ कैसेंड्रा की एक दोस्त और उसका पति भी था, जिसको देखकर ना जाने क्यों पर कैसेंड्रा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से की वजह से प्रोजेक्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो चुका था और पास में वाइन की बोतल रखी होने की वजह से वो फूट भी जाती है और स्पार्क की वजह से हॉल एरिया में आग लग गई थी। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा पास्ट में हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक टर्न लेने वाला है। इसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब घर में आग लगते ही कैसेंड्रा घर के सभी अलार्म्स को और एंटीफायर सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे कि सैम और डेविड डर कर अपने दोनों बच्चों को यानी कि जूनो और फिन को घर के बाहर ले जाते हैं। अब आग बुझने के बाद जब सभी अंदर जाते हैं तो डेविड प्रोजेक्टर के पास पड़ी हुई वाइन बॉटल को नोटिस करता है। इसको देखकर उसे लगता है कि वाइन की वजह से ही शॉर्ट सर्किट हुआ है। वहाँ की सारी फोटोज भी जल चुकी थी जिनको देखकर सैम को अच्छा नहीं लगता और वो डेविड को बताने की कोशिश करती है कि कैसेंड्रा सच में कभी इंसान हुआ करती थी और वो उसी घर में रहती थी, लेकिन डेविड इस पर ध्यान नहीं देता और उसकी बातों से सैम को लगने लगता है कि शायद डेविड इस हादसे का दोषी उसी को बता रहा था क्योंकि वाइन वहीं पी रही थी। इसलिए गुस्से में वो सोने चली जाती है। तब कैसेंड्रा ने भी डेविड से झूठ कहा था कि सैम ने प्रोजेक्टर चालू करके नशे में उसके पास एक वाइन का ग्लास रखा और फिर सोने के लिए चली गई, जिससे कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ था। लेकिन असलियत हम सब जानते हैं। खैर अब इसी के साथ कहानी सीधा 1971 में चली जाती है, जहाँ पर हम पीटर को घर के बाहर बारिश में फुटबॉल से खेलते हुए नोटिस करते हैं और कैसेंड्रा और होस्ट उसको देख रहे थे। होस्ट खुद भी काफी बड़ा डॉक्टर था और उसकी काफी बड़ी कंपनी होती है। तब उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि पीटर कॉलेज की फुटबॉल टीम में तो है, लेकिन वो लोग कभी उसको खिलाते नहीं है। होस्ट इस बात पर पीटर को ताना भी मारता है, जिससे गुस्सा होकर पीटर वहाँ से जाने लगता है। तब कैसेंड्रा उसको संभालने के लिए जाती है और पीटर की बातों से हम जान पाते हैं कि उसको टीम में बस इसी वजह से रखा गया है क्योंकि होस्ट की कंपनी कॉलेज इवेंट्स को फंडिंग देती थी, लेकिन वो लोग पीटर को साथ में खिलाना नहीं चाहते थे और इसलिए उसका गेम भी नहीं सुधर रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे फुटबॉल पसंद ही नहीं था, बस होस्ट की वजह से उसने टीम को ज्वाइन करा हुआ था। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे करके कैसेंड्रा उसको समझाती है और सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर सैम के परिवार को इस घर में आए हुए अब तक 1 हफ्ता बीत गया था। सैम किचन में खाना बना रही होती है और आज जूनो भी काफी समय बाद स्कूल जा रही थी, इसलिए उसको डर लग रहा होता है कि अगर उसकी क्लास के बच्चे उसको पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। तब कैसेंड्रा उसको गाना गाकर नॉर्मल करती है और डेविड दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। अब फिन के स्कूल में जब स्टीव उसको डेविड के साथ देखता है तो काफी शॉक्ड होता है क्योंकि डेविड असल में एक बहुत अच्छा और फेमस नोवेल राइटर था।
डेविड असल में इरोटिक क्राइम नॉवेल्स को लिखा करता, जिसका एक कैरेक्टर इंस्पेक्टर रोमियो काफी ज्यादा फेमस भी होता है। खैर अब उससे थोड़ी देर बात करने के बाद स्टीव फिन को क्लास की तरफ लेकर जाने लगता है। फिन ने स्टीव के कहने पर उसका होमवर्क करा था, क्योंकि फिन स्टीव को पसंद करने लग गया था। लेकिन होमवर्क लेने के बाद स्टीव थोड़ा सा अजीब बर्ताव करता है और लोगों के सामने ऐसे प्रेटेंड करता है कि जैसे उसने फिन से दोस्ती बस अपना होमवर्क करवाने के लिए करी हो, जिससे कि फिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा LGBTQ वाला एंगल मुझे लग रहा था। खैर तभी घर के अंदर हम सैम को देखते हैं, जो कि थोड़ी देर स्कल्पचर बनाने के बाद अपनी एक फ्रेंड से अपनी सिस्टर कैथी के बारे में बात करने लगती है। उस दौरान उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि सैम और कैथी दोनों ही बचपन से काफी ज्यादा मस्करी थी। पर एक बार कैथी ने बचपन में सैम को एक क्लोजेट में बंद कर दिया था, जिससे कि सैम को कम स्पेस वाली जगह का फोबिया हो चुका है, यानी कि वो बहुत ही टाइट स्पेसेस में नहीं जा सकती। और कैसेंड्रा भी ये बात सुन लेती है, यानी कि समझ रहे हो क्या होने वाला है। खैर उसके तुरंत ही बाद सैम को अचानक से किचन से कुछ आवाजें आनी चालू हो जाती है, और जब सैम वहां पर जाती है तो वहां कैसेंड्रा उसको वेजिटेबल वाले रूम से पोटैटो निकालने के लिए कहती है। अब सब्जियां लाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा क्लोजेट टाइप रूम बनाया हुआ था, जिसमें जैसे ही सैम जाती है वैसे ही कैसेंड्रा बाहर से दरवाजे को बंद करके रेडियो की आवाज को बहुत तेज कर देती है। सैम तब जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि कैसेंड्रा उसको बाहर निकाल दे। साथ ही साथ अब होता यह है कि सैम को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, लेकिन कैसेंड्रा अपने हाथों के पास जाती है। लेकिन कैसेंड्रा के खाली 2 हाथ नहीं थे, एज वो एक रोबोट है तो उसके पास काफी सारे हाथ होते हैं, जिसमें अलग अलग टूल्स भी थे, ताकि वो हर काम के लिए परफेक्ट टूल का इस्तेमाल कर सके। साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि कैसेंड्रा सैम को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। खैर अब कहानी यहाँ से सीधा पास्ट में 1971 में चली जाती है, जहाँ पर शाम के समय में कैसेंड्रा अपने पति होस्ट से कॉल पर बात करते हुए उसके कपड़े धो रही थी, और तभी वो होस्ट की शर्ट को धोते टाइम उस पर एक लिपस्टिक के निशान को नोटिस कर लेती है। असल में आज होस्ट लेट घर आने वाला था, क्योंकि उसको ऑफिस में एक जरूरी काम था। अब कैसेंड्रा को तब ये बात ही पता चल जाती है कि होस्ट ने एक नई सेक्रेटरी को रखा है। अब वैसे तो वो कॉल पर यह दिखाती है कि जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन अब उसको होस्ट के ऊपर शक होना चालू हो गया था। इसलिए वो खाना खाते समय पीटर से भी सही से बात नहीं करती और उसको बस दूसरों से बेहतर खेलने के लिए कहती है, जबकि वो इस बात को जानती थी कि पीटर को खेलना पसंद ही नहीं है। खैर अब अगले ही पल कैसेंड्रा को यह एहसास हो जाता है कि उसने पीटर से गलत तरह से बात करी है, इसलिए सबसे पहले तो वो उससे माफी मांगती है और बाद में थोड़ा सा खाना पैक करके होस्ट के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। अब वहां जाने पर वो सिक्योरिटी गार्ड से कार्ड की लेती है। कैसेंड्रा ने पहले ही होस्ट को कॉल करने से मना कर दिया था, इसलिए गार्ड भी उसको कोई कॉल नहीं करता। खैर अब अंदर जाने पर कैसेंड्रा को एक रूम से मोर्निंग साउंड आ रही होती है, यानी कि रोमांस करने की आवाज आ रही होती है। तब उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि होस्ट अंदर अपनी सेक्रेटरी के साथ में इंटीमेट हो रहा है, मगर जैसे ही वो गेट को खोलती है तो अंदर ऑफिस में ही काम करने वाले 2 एम्प्लॉयज इंटीमेट हो रहे थे, जिन्हें देखकर कैसेंड्रा हंसते हुए वहां से भागकर दूसरे रूम में आ जाती है। अब आ जाने पर उसको वहां पर काफी सारे लैब्स के जानवर दिखाई देते हैं, जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। अब इतने में ही वहां पर होस्ट भी आ गया था, जो कि कैसेंड्रा से बात करते हुए उसको ये बताता है कि वो ऐसी चीज पर काम कर रहा है जिससे लोग मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे और उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उसकी रिसर्च हर एक बीमारी को खत्म कर देगी। तभी वहां पर होस्ट की सेक्रेटरी हेल्गा भी आ गई थी, जो कि उम्र में सच में काफी बड़ी होती है, और कोई चांस ही नहीं था कि होस्ट उसके साथ मिलकर कैसेंड्रा के ऊपर चीट करे। कैसेंड्रा को भी ये जानकर काफी तसल्ली मिलती है कि होस्ट उसको धोखा नहीं दे रहा था। लेकिन अगर ऐसी ही बात थी तो उसके शर्ट पर वो लिपस्टिक का निशान कैसा था। एनीवेज अब प्रेजेंट टाइम में डेविड घर आ चुका था और वो सैम के चिल्लाने की आवाज को सुनकर जल्दी से किचन में जाकर डोर को ओपन करता है और सैम उसको सब कुछ बताती है। लेकिन डेविड के हिसाब से तो दरवाजा लॉक्ड था ही नहीं, सैम उसको बड़े आराम से खोल सकती थी। और सैम ये चीज सुनकर काफी शॉक्ड रह जाती है और कैसेंड्रा भी उसको ऐसे देख रही होती है कि जैसे उसने कुछ करा ही ना हो। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा था जैसे कि कैसेंड्रा जो है वो सैम की जगह लेने की कोशिश कर रही है। तब हॉल में जाने पर सैम डेविड को सारी बात बताती है कि सच में कैसेंड्रा ने उसकी और उसकी फ्रेंड मीना की बात सुनी थी और उसने कैथी वाली बात को सुनकर ही सैम को क्लोजेट में बंद किया। लेकिन कैसेंड्रा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होती। डेविड को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन इसके पीछे कैसेंड्रा की एक शातिर चाल और थी कि उसने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था और डेविड के घर आने पर उसको बताया भी था कि सैम की हालत सही नहीं है। लेकिन सैम उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये घर लगभग 50 साल पुराना है और हो सकता है कि इतने सालों में कैसेंड्रा के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आया हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो।
डेविड इस बारे में चेक करने का प्रॉमिस करता है और सैम को संभालने लगता है। खैर अब तक फिन की क्लास खत्म हो जाती है और आज वो स्टीव से बात करे बिना ही कॉलेज से बाहर जा रहा था। तब स्टीव उसके पास आता है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी फिन को पसंद करने लग गया था, पर शायद उसको खुद में हुए इस बदलाव को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी, या फिर हो सकता है कि उसे थोड़ा और टाइम लगने वाला था और लोगों के सामने भी वो अब ऐसे ही बर्ताव करेगा और फिन भी इस बात को समझ जाता है। दूसरी तरफ हम सैम को देख पाते हैं जिसको अभी भी कैसेंड्रा के अंदर कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो काम के बहाने से बाहर जाकर सबसे पहले तो मिस्टर बोस को कॉल करती है जिसने ही उनको वो घर दिलवाया था। सैम उससे घर में पहले रहने वाले परिवार के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उस आदमी को बस होस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता था, यानी कि वही कहानी जो कि अब 1971 वाली देख रहे हैं। इसलिए अब वो उसको सिटी आर्काइव में जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां से उसको होस्ट के बारे में पता चल सकता था। खैर अब निकलने से पहले जैसे ही सैम कार की विंडो के बाहर खड़ी होती है तो पास में ही कैसेंड्रा भी खड़ी हुई थी। इसको देखकर सैम काफी डर जाती है, लेकिन फिलहाल वो कोई भी रिएक्शन दिए बिना वहां से सीधा सिटी आर्काइव की तरफ जाने लगती है, जहाँ जाकर उसको होस्ट की कंपनी OVB और उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। साथ ही साथ उसको होस्ट के एक्सीडेंट की कुछ न्यूज़पेपर कटिंग भी मिलती है जिनको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। वही हम घर के अंदर फिन और स्टीव को देखते हैं, जहां पर फिन स्टीव से बात करते हुए उसे अपने सॉन्ग्स के बारे में बताता है जिनको सुनकर स्टीव को भी काफी अच्छा लगता है। फिन उससे ये जानना चाहता था कि वो गे कम्युनिटी के बारे में क्या सोचता है। खैर तभी एकदम से वहां पर जोनो आ जाती है जो कि फिन को ये दिखाना चाहती थी कि आज उसने म्यूजिकल क्लास में क्या सीखा, पर क्योंकि फिन सच में स्टीव से काफी जरूरी बात करने वाला था इसलिए वो जोनो को वहां से भगा देता है। पर उसके जाने के बाद में स्टीव भी वहां से चला गया था क्योंकि वो सच में इस चेंज को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो इस चीज पे कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता था। अब जोनो अपने पिता डेविड के पास भी जाती है ताकि वो उसको अपनी सीखी हुई चीजें दिखा सके, लेकिन डेविड भी उस समय काफी बिजी होता है और वो जोनो को बाहर जाने के लिए कहता है, जिससे कि जोनो को काफी बुरा लगता है। अब तभी उसके पास कैसेंड्रा आती है जो कि उससे काफी ज्यादा अजीब बात बोलती है कि मेरी बच्ची तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा, और ये शब्द सच में किसी रोबोट के मुंह से आना काफी अजीब बात थी। खैर जोनो इससे खुश होकर कैसेंड्रा को सब बताने लगती है। तब कैसेंड्रा जोनो को समझाती भी है कि असल में डेविड काफी ज्यादा काम करता है और इसलिए उसने जोनो की बात नहीं सुनी और उसकी और सैम के काम करने में काफी फर्क है, क्योंकि सैम बस शौक के लिए अपना काम करती है जबकि डेविड पैसे कमाकर घर चलाता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो कैसेंड्रा जोनो को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपनी ही माँ यानी कि सैम के खिलाफ भड़का रही थी, जिसका असर जोनो पर होता भी है क्योंकि रात में खाना खाते समय वो सैम से सही से बात तक नहीं करती। तब सैम सबके साथ एक फैमिली गेम खेलने का फैसला करती है क्योंकि उन्होंने काफी समय से कोई गेम नहीं खेला था। जिसके बाद में वो हु एम आई ये गेम खेलते हैं जिसके अंदर सबके ऊपर एक नाम लिखकर एक चिट लगाई जाती थी और उन प्लेयर्स को बाकी सबको हिंट देकर पता करना होता है कि उस चिट पर क्या नाम लिखा हुआ है। कैसेंड्रा भी सबको ऐसे गेम खेलते हुए देख रही थी, इसलिए जोनो चाहती थी कि वो भी उनके साथ गेम खेले। अब सैम शुरुआत में तो इस पर राजी नहीं होती क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, वो एक रोबोट है, लेकिन बाद में सबके कहने पर वो इस पर मान जाती है। ऑब्वियस ही बात है प्रेशर आने पर इंसान मान ही जाता है। अब जोनो ने तब कैसेंड्रा को मॉम के नाम की चिट दी थी और कैसेंड्रा तब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करती है जिससे कि सैम की बेइज्जती हो सके, जैसे कि क्या मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, क्या मुझे कल पैनिक अटैक्स आए थे जिस वजह से एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, और इस तरह के काफी कटाक्ष शब्द वो कर रही थी। सैम को इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब उसको लग रहा था कि कैसेंड्रा सच में काफी खतरनाक है। अब डेविड तभी उसको रूम में समझाने के लिए जाता है कि कैसेंड्रा के पास बस सैम का जो डेटा अब तक का है वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रही है, लेकिन सैम को ऐसा नहीं लगता था। वो तब डेविड को अपने साथ उस स्पॉट पर लेकर जाती है जहाँ पर होस्ट और पीटर की ग्रेव थी, और साथ ही साथ वो उसको न्यूज़पेपर कटिंग दिखाते हुए बताती है कि कैसेंड्रा सच में होस्ट की बीवी थी जो कि 1972 में मारी गई और उसी साल में उसके घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसकी मौत के कुछ समय बाद ही पीटर और होस्ट का भी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर उनकी भी मौत हो गई, जिस दौरान आखिरी समय में उस कार के पास कैसेंड्रा के AI रोबोट को देखा गया था। अब डेविड ये सब देखने के बाद शॉक्ड तो होता है, लेकिन अभी भी उसको कैसेंड्रा में कोई भी खराबी नहीं दिख रही थी। उल्टा उसको ऐसा लग रहा होता है कि कैथी की मौत के बाद सैम हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती है। बेसिकली उसने बाल की खाल निकालना शुरू कर दिया था और इसी के चलते वो अपनी बीवी सैम को याद दिलवाता है कि वो लोग यहाँ पर नई शुरुआत करने आए हैं, ना कि किसी और चीज में उलझने के लिए, इसलिए उन्हें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। पर तब सैम भी इस पर भड़क जाती है और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि डेविड ने भी पहले काफी गलतियां करी हैं। वो अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहता था कि एक घर में रहने के बाद भी वो सैम से बात तक नहीं करता था और इसलिए सैम ने वहाँ पर कैथी को भी रख लिया था जो कि मेंटली पूरी तरह से सही नहीं थी और बाद में चीजें बस आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। तब डेविड सैम को हक करता है और सीन
फिर से 1971 में आता है, जहां पर हम कैसेंड्रा और होस्ट को देख पाते हैं, जो कि कैसेंड्रा की दोस्त बिरगिट और उसके हस्बैंड यूर्गेन से मिलने एक पब में आए थे। बात करते हुए आज बिरगिट ड्रिंक नहीं कर रही होती और जब कैसेंड्रा इस बारे में उससे पूछती है तो वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। कैसेंड्रा को तो इससे काफी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ याद करके वो रोते हुए बाथरूम में चली जाती है, जिसको देखकर बिरगिट उसको संभालने के लिए जाती है। और तब कैसेंड्रा की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उस समय कुछ वक्त पहले ही कैसेंड्रा का मिसकैरेज हुआ था। साथ ही साथ होस्ट भी अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि वो कैसेंड्रा को समय ही नहीं दे पाता। तब बिरगिट उसको शांत करवा कर उससे होस्ट के साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकाल कर कैसेंड्रा के लगा रही होती है तो कैसेंड्रा के एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शॉकिंगली ये उसी रंग की लिपस्टिक थी जैसे कि होस्ट के शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बने हुए थे। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व नहीं था तो उसके पास वो निशान कैसे आए, जिसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि कैसेंड्रा की बेस्ट फ्रेंड बिरगिट उसके पति के साथ में ही मिलकर उसको चीट कर रही थी, या फिर ये कहें कि उसका पति भी उसे चीट कर रहा था। मगर कैसेंड्रा अभी ऐसा दिखाती है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। खैर अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर सैम नहाने के लिए बाथटब में गई थी कि तभी अचानक से उसके पास कैसेंड्रा आ जाती है और उससे बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल सही है। कैसेंड्रा पहले उसी घर में अपने परिवार वालों के साथ, यानी कि अपने पति, होस्ट और बच्चे पीटर के साथ रहती थी, लेकिन किसी ने उन्हें छीन लिया और अब यहाँ पर वो जोनो, फिन और डेविड को अपना परिवार वाला मानती है और वो नहीं चाहती थी कि सैम वहाँ पर रहे, और इसलिए वो शॉकिंगली सैम को डराते हुए उस घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है, जिसके साथ ही बाथरूम का दरवाजा भी अपने आप लॉक हो जाता है और सैम डरते हुए जोर से चिल्लाती है, जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तब सैम की जोर से चिल्लाने की आवाज को सुनकर डेविड और फिन भागते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर सैम तुरंत ही उनसे कैसेंड्रा को बंद करने के लिए कहती है। कैसेंड्रा ने ही असल में डेविड को अभी भी यही बताया था कि सैम को बाथरूम में पैनिक अटैक्स आ रहे थे, यानी कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। अब डेविड को ये चीज सही तो नहीं लग रही होती, लेकिन सैम को इतना डरा हुआ देखकर वो फिन से कैसेंड्रा को ऑफ करवा देता है। तब ऑफ होने से पहले कैसेंड्रा जुनो के पास जाने की कोशिश कर रही थी और उसको बता रही थी कि सैम ने उसको बंद करवा दिया है। अब जुनो ही सबसे ज्यादा कैसेंड्रा के साथ समय बिताया करती थी, इसलिए कैसेंड्रा के बंद हो जाने से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब गुस्से में तिल मिलाकर वो डेविड को जल्दी से कैसेंड्रा को चालू करने के लिए कहती है, लेकिन जब डेविड नहीं मानता तो वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। तब सैम जो होती है वो फिर से डेविड को समझाने की कोशिश करती है कि कैसेंड्रा सच में उसको जान से मारना चाहती है और उसने डेविड को भी सैम के पैनिक अटैक्स के बारे में झूठ बताया और वो इसलिए बोला ताकि वो बस अच्छी बनकर रहे, सबको सैम के खिलाफ कर सके। लेकिन परेशान हुए डेविड को अभी भी इस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, यानी कि मतलब उसे एआई पे ज्यादा भरोसा है, अपनी बीवी पर नहीं है। खैर उसे ये लगता है कि सैम अपनी बहन कैथी की मौत से अभी भी उभर नहीं पाई है और इसलिए उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, और उसके बेटे फिन को भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था, इसलिए वो भी अपनी माँ और डेविड के पास आकर सैम को प्रोफेशनल हेल्प लेने की सलाह देता है और ये भी बताता है कि वो लोग भी कैथी को काफी पसंद करते थे और उन्हें भी उसके जाने का काफी दुख है। खैर अब इसी के साथ कहानी फिर से 1971 में जाती है, जहां पर अब तक कैसेंड्रा को सब कुछ पता चल तो गया था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल बर्ताव कर रही थी ताकि उसका परिवार ना टूटे। अब होस्ट जो होता है वो ऑफिस में जाने से पहले कैसेंड्रा के पास आता है और कैसेंड्रा उसको साथ में पीटर के फुटबॉल मैच को देखने के लिए कहती है, पर होस्ट नहीं जाना चाहता था क्योंकि हमेशा की तरह पीटर को कोच बेंच पर ही एक्स्ट्रा प्लेयर्स में ही बैठा कर रखने वाले थे, जिस पर कैसेंड्रा सीधा उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, क्योंकि वही ज्यादातर चीजों को स्कोर में फंडिंग कर रहा था और उसके एक बार ही कहने पर कोच को पीटर को गेम में खिलाना ही पड़ता और होस्ट ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो इस पर मान जाता है। और अब सीन सीधा फुटबॉल मैच पर आता है, जिसके अंदर पीटर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता क्योंकि वो वहां पर खेलना ही नहीं चाहता था, जिस वजह से उसकी टीम हार जाती है। अब होस्ट को इससे काफी गुस्सा आया था और वो गुस्से में मैच से भी चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उसकी बदनामी हुई थी। अब पीटर को सच में ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो परेशान होकर फुटबॉल ग्राउंड पर ही बैठ जाता है। तब कैसेंड्रा उसके पास आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और अगर वो अच्छी प्रैक्टिस करेगा तो वो और अच्छा खेल पाएगा, लेकिन पीटर को ये अभी भी अच्छा नहीं लगता, वो खेलना ही नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर माइकल और जेंस नाम के दो बच्चे आते हैं जो कि पीटर की टीम में ही थे। वो आज मैच के हारने के गम को भुलाने के लिए फ्रैंक के घर पर जाना चाहते थे पार्टी के लिए, इसलिए वो पीटर से भी इसके बारे में पूछते हैं, मगर पीटर उनके साथ नहीं जाना चाहता था। तब उसकी माँ उसको कहती है कि उसे जाना चाहिए और बाकियों के साथ भी थोड़ा सा वक्त स्पेंड करना चाहिए, इसलिए पीटर उसकी बात तो मान जाता है और जेंस और माइकल के साथ वहाँ पर जाने लगता है। तब माइकल और जेंस के अजीब से ही रिएक्शन थे, जैसे कि वो किसी और ही काम के लिए पीटर को लेकर जा रहे थे, जिसके साथ ही वहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है।
जहाँ पर सैम ने पूरी रात फिन और डेविड की बातों के बारे में सोचा था और कहीं ना कहीं उसको यही लग रहा था कि कैसेंड्रा में कोई भी खराबी नहीं है, बस उसको ही सच में पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। इसलिए वो कैसेंड्रा को फिर से चालू करवा देती है और डिसाइड करती है कि वो प्रोफेशनल हेल्प लेगी। अब आगे जूनो और फिन को स्टडी करने के लिए भेजने के बाद सैम कहीं पर बाहर जा रही होती है। तब कैसेंड्रा उसको रोकती है क्योंकि सैम ने उसको वापस चालू करने के बाद से उससे कोई भी बात नहीं करी थी, मगर सैम अभी भी उसको नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अब उस समय डेविड स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर आता है और कैसेंड्रा से टॉवल लाने के लिए कहता है और उसके हिसाब से तो कैसेंड्रा खाली एक रोबोट थी, इसलिए डेविड उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था। पर कैसेंड्रा उसको देखकर पहले तो टॉवल लेती है और ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि हाँ वो एक रोबोट है, लेकिन डेविड के वहां से जाने के बाद ही हम नोटिस करते हैं कि वो शर्माने लग गई थी। वहीं स्टीव अभी तक फिन के साथ रिश्ते में आ चुका था, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता था। फिन तो अपनी तरफ से चिल था क्योंकि उसके घर वालों को उसके गे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन स्टीव काफी डरा हुआ था। उसे डर था कि कॉलेज में जब उसके बारे में सबको पता चलेगा तो सब उसको चढ़ाएंगे, इसलिए वो फिन से इस रिश्ते को प्राइवेट रखने के लिए कहता है और बाकी सबके सामने उसे थोड़ा सा अजीब भी बिहेव करता है। फिन इसके लिए मान तो गया था पर उसको ये सब सही नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ सैम अपनी थेरेपी लेकर घर वापस आती है और क्योंकि अभी वो काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी तो वो कैसेंड्रा से साफ कह देती है कि फिन और जूनो उसके बच्चे हैं, डेविड उसका पति है और कैसेंड्रा बस एक टीन का डब्बा है। और वो कैसेंड्रा को ये कहकर भी प्रवोक करती है कि जूनो को कभी सोना होगा तो वो सैम के पास आएगी, फिन भी हमेशा सैम पर विश्वास करेगा और डेविड कभी भी कैसेंड्रा से उस तरह से तो प्यार नहीं कर पाएगा जैसे कि वो सैम के साथ करता है, यानी कि इंटीमेसी एंड ऑल। इसलिए बेशक से कैसेंड्रा पहले के समय पर खूबसूरत रही होगी और ये उसका घर भी होगा, पर ना तो अब ये घर उसका है और ना ही वो पहले जैसी है। और कैसेंड्रा जो कि दिखने में तो रोबोट होती है लेकिन उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स थी, उसको ये सुनकर सच में काफी बुरा लगता है। जिसके साथ ही कहानी वापस से पास्ट में जाती है जहाँ पर आज कैसेंड्रा को इंतजार करते हुए रात हो गई थी, पर उसका पति होस्ट अभी तक घर नहीं आया था। इसलिए कैसेंड्रा उसकी सेक्रेटरी हेल्गा को कॉल करती है और हेल्गा के हिसाब से तो होस्ट बहुत पहले ही काम से घर चला गया। इससे कैसेंड्रा समझ जाती है कि होस्ट पक्का उसकी फ्रेंड ब्रिगिट के साथ होगा। घर इतने में ही उसको बाहर से कार की आवाज आती है, पर जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर जेम्स और माइकल थे जिन्होंने पीटर को बुरी तरह से पीट कर उसे घर के सामने फेंक दिया था। इसको देखकर कैसेंड्रा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अभी वो जैसे तैसे पीटर को अंदर नहलाने के लिए लेकर जाती है। अब देखो कोई भी नॉर्मल माँ बाप ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चे को देखकर या तो पुलिस के पास में जाएंगे या फिर खुद ही लड़ने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कैसेंड्रा ऐसा कुछ भी नहीं करती। उसने तो इस बारे में होस्ट को भी बताने से मना कर दिया था क्योंकि अगर यह हादसा पुलिस के पास जाता तो सब अखबार में भी आ जाता, जिससे कि जीवन भर के लिए लोग पीटर को देखकर उस पर तरस खाते। और कैसेंड्रा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं अंदर अंदर जानते थे कि हाँ उनका बेटा एक गे है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। खैर तब पीटर को तो रोते हुए समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको करना क्या चाहिए। वो वैसे ही शुरुआत से काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड लग रहा था, जैसे कि उसको उसकी जिंदगी पसंद ही ना हो। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में जब डेविड अपनी नोवेल लिखने की कोशिश कर रहा होता है तो उस समय कैसेंड्रा उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, जिसने पहले ही डेविड की सारी किताबों को इंटरनेट लाइब्रेरी से पढ़ लिया था। डेविड को ये काफी अच्छा लगता है क्योंकि आज तक सैम ने भी उसकी सारी किताबों को नहीं पढ़ा होता और ये काफी कॉमन चीज होती है कपल्स के अंदर। जरूरी नहीं है कि एक को कोई चीज पसंद है तो उसके दूसरे पार्टनर को भी वो चीज पसंद होगी, तो इट्स वेरी नॉर्मल। फिर आगे हम फिन को देखते हैं जहाँ पर बास्केटबॉल खेलते टाइम भी स्टीव जानबूझकर फिन को सबके सामने पास नहीं देता, पर बाद में चीजों को संभालने के लिए जब चेंजिंग रूम में कोई नहीं होता तो वो फिन को किस करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आने लगता है जिसको देखकर स्टीव के फिर से एकदम से हाव भाव बदल जाते हैं और वो फिन को एक मुक्का मारकर ऐसे दिखाता है जैसे कि फिन उसके पास आने की कोशिश कर रहा था और फिन का इससे पूरी तरह से मूड खराब हो गया था। खैर अब शाम के समय में जूनो सैम को एक गाना सुना रही होती है क्योंकि अगले दिन उसके स्कूल में एक प्ले के सिलेक्शन होने वाले थे। अब जूनो को उसमें लीड रोल चाहिए था, लेकिन उसकी क्लास में पढ़ रही लड़की एमिली जो होती है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होती है, काफी अच्छा गाती है और जूनो को डर था कि उसकी जगह एमिली को वो लीड रोल मिल जाएगा। तब सैम उसको टिकल करते हुए समझाने की कोशिश करती है जिससे कि जूनो को काफी हंसी आती है। असल में उस समय सैम कैसेंड्रा को ये भी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो जूनो के साथ कितनी खुश है और कभी कैसेंड्रा जूनो को इस तरह से टिकल नहीं कर सकती। खैर इतने में उदास मन लिए फिन घर में आकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। तब सैम भी उससे बात करने के लिए उसके रूम में जाती है और जब वो उससे उसके होठ पर लगी हुई चोट के बारे में पूछती है तो फिन उससे झूठ बोलता है कि बास्केटबॉल खेलते समय उसे चोट लग गई। तब तक फिन के घर के बाहर स्टीव भी आ चुका था जो कि फिन को वहां मनाने के लिए आया था। मीनवाइल रूम के अंदर जूनो के पास में कैसेंड्रा आ जाती है जो कि उससे कहती है कि अगर वो चाहती है कि उसको ही लीड रोल मिले तो सैम के बेड के नीचे उसे जाना होगा जहाँ पर उसकी माँ ने कुछ छुपाया हुआ है।
जिसको अगर जूनो इस्तेमाल करेगी तो सिर्फ वही लीड रोल के लिए सिलेक्ट होगी। मगर कैसेंड्रा ने जूनो से वादा ले लिया था कि वो इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताएगी। इस पर जूनो भी मान जाती है, जिसके साथ ही कहानी फिर से एक बार पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसेंड्रा को पीटर के स्कूल में काफी ज्यादा शांत रहने की वजह से बुलाया गया था। इवन वो सही से पढ़ाई भी नहीं करता था और क्लास में हमेशा सोता रहता। कैसेंड्रा उस समय ऐसा दिखाती है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो, पर बाहर हम पीटर को बैठा हुआ देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसके पास जेम्स, फ्रैंक और माइकल आते हैं जो कि उसको वापस से धमकाते हैं कि अभी वो उससे मैच हरवाने के लिए और ज्यादा बदला लेने वाले हैं। इस पर पीटर इतना डर गया था और गुस्से में आ गया था कि वो रात में अपने घर से एक गन ले जाकर उन तीनों को शूट करके जान से मार देता है। जी हाँ, और तुरंत ही वो अपने घर आकर अपनी माँ से कहता है कि ना तो अब कोई उसको परेशान करेगा और ना ही कोई उसके ऊपर तरस खाएगा जैसा कि वो चाहती थी। कैसेंड्रा उसकी हालत देखकर काफी डर जाती है और उसको अभी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको करना क्या चाहिए। तब पीटर को बचाने के लिए कैसेंड्रा पहले तो उससे उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहती है, और जब पीटर ऐसा करता है तो वो उन कपड़ों को घर के ही बॉन फायर में जला देती है। लेकिन अभी भी मामला सही नहीं हुआ था, इसलिए वो पीटर को किस करके फ्रैंक के घर में जाने लगती है, जहाँ पर फ्रैंक अकेले रहा करता था और उसके ही घर पर माइकल और जेम्स पार्टी करने जाते थे। वहां जाने से पहले कैसेंड्रा ने अपने हाथ में ग्लव्स भी पहन लिए थे और अपने चेहरे को भी ढक लिया था। अब आगे वो एक जेरी कैन, रस्सी और कुछ टूल्स लेकर फ्रैंक के घर में दाखिल होती है, जहाँ पर माइकल, जेम्स और फ्रैंक की लाश पड़ी हुई थी। अब तक उनकी मौत के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता। अब कैसेंड्रा तब सबसे पहले तो उन लोगों की बॉडी से डरते हुए बुलेट्स को निकालती है, क्योंकि बुलेट से अंदाजा लग सकता था कि गन किसके नाम पर है, और बाद में पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर वहाँ पर आग लगा देती है, ताकि सबको ऐसा ही लगे कि घर में आग लगने की वजह से उन लोगों की मौत हो गई। करब वो अपने घर आते हुए कार में जोर जोर से गाने गा रही होती है ताकि वो अपनी एंजाइटी को कम कर सके। जहाँ आकर वो अपनी ही बेड के नीचे बने हुए एक खुफिया सेफ के अंदर उस गन को रख देती है, जिससे कि पीटर ने सारा कांड किया था। और अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसेंड्रा को गाना कैसे आता था, क्योंकि जब वो इंसान थी वो तब भी गाना गाया करती थी। खैर अब प्रेजेंट टाइम में स्टीव फिन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिन उससे काफी ज्यादा गुस्सा था। वो मान तो जाता है, लेकिन तभी कैसेंड्रा आकर स्टीव को वहां से जाने के लिए कहती है, जिससे कि फिन भी नॉर्मल होते होते फिर से गुस्से में आकर स्टीव को वहां से जाने के लिए कहता है। स्टीव अब वहां से जा ही रहा होता है तो कैसेंड्रा उसके पीछे बाहर तक आती है और उसको धमकाती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे। और स्टीव तो इस बात को सुनकर एकदम भौचक्का रह गया था कि एक रोबोट यानी कि कैसेंड्रा फिन को अपना बेटा क्यों कह रही थी। खैर उसी समय कैसेंड्रा स्टीव को जान से मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन तभी सैम को अपने पैर के नीचे कैसेंड्रा और पीटर की एक फोटो मिलती है, जिसमें पीटर छोटा था और कैसेंड्रा प्रेग्नेंट थी। और सैम ये देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि कैसेंड्रा के दूसरे बच्चे के बारे में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं था। मगर जब वो कैसेंड्रा से इस बारे में पूछती है तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम खराब होने लगता है। वो हकलाने लगती है, जो कि शायद उसके मिस कैरेज वाले सीन को याद करने की वजह से हो रहा होगा, और उसी वजह से कैसेंड्रा स्टीव को मारते मारते रुक गई थी। इवन उसके हैंग करने की वजह से घर में सब कुछ अजीब सा होने लगता है, क्योंकि पूरा ही घर स्मार्ट होम था उससे कनेक्टेड था। पर अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कैसेंड्रा का सिस्टम भी रिबूट हो गया था, जिससे कि सबको ये लगता है कि शायद ये एक पावर कट की वजह से हुआ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि असलियत क्या थी। खैर अगले दिन हम जूनो को देखते हैं, इसका सिलेक्शन चल रहा होता है और तब एमिली काफी अच्छा गाना गाती है और जूनो इससे काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। फिर स्टेज पर जाते ही वो अपने बैग से उस चीज को निकालती है जो कि कैसेंड्रा ने उससे लेकर जाने के लिए कहा था, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बंदूक होती है। जी हाँ, जिसको जूनो एमिली की तरफ तान देती है और तभी स्क्रीन के ब्लैंक होने के साथ लोगों के चिल्लाने की और एक गन शॉट की आवाज आती है, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कैसेंड्रा सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। आने वाले 3 एपिसोड्स तो बहुत ही भयानक टर्न लेने वाले हैं, तो जल्दी से उस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।